कली के प्रभाव में आके अविनाश विनाश करने जा रहा था और केशव उसे किसी भी हाल में रोकना चाहते थे। केशव हड़बड़ी में अपने घर की छत पे आया, अपने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर अपने होठों तले दबा दी। इधर से उधर कुछ सोचते हुए वो टहलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने दूसरे जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जला दी। अपने फेफड़ों को जलाते हुए उसने अपने जेब से मोबाइल फोन निकाला, कॉल लिस्ट खोला और नीचे की तरफ स्क्रॉल किया। प्रधान के नाम पे आकर रुका, 2 पल सोचा और फिर नंबर डायल किया। दो तीन बार प्रधान का फोन बजा और थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से प्रधान की आवाज आई, हेलो। झिझकते हुए केशव ने इस तरफ से बात शुरू की, प्रधान कैसे हो? डॉक्टर प्रधान, इसरो के मौजूदा प्रमुख वैज्ञानिक, जो कुछ सालों पहले केशव के सहकारी भी हुआ करते थे। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने केशव की मदद से समय यात्रा खोज को अंजाम तक पहुंचाया था, मगर कुछ कारणों के चलते उस खोज पर बाद में रोक भी लगाई गई। डॉक्टर केशव और प्रधान हमेशा स्थगित परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता किया करते थे। वे दोनों जिगरी दोस्त थे, मगर केशव को इसरो से निकालने के बाद उन दोनों के बीच उतना संपर्क नहीं रहा था। आज भी केशव ने प्रधान को सालों बाद कॉल किया था। इतने वर्षों बाद भी प्रधान ने एकदम सरलता से बातचीत शुरू की, मैं ठीक हूँ, पर तू बता सालों बाद अचानक कैसे याद आया? केशव के ध्यान में किसी भी हालत में अविनाश को रोकना ही था, इसीलिए समय का महत्व भी केशव ने ध्यान में रखा था और सीधे मुद्दे की बात करते हुए डॉक्टर प्रधान से प्रश्न किया, तुम इजिप्ट में आए भूकंप से परिचित हो ना? केशव के ये बोल सुनते ही प्रधान ने अपनी आवाज में गंभीरता लाई, हाँ मैं इससे परिचित हूँ। अब तक हम इसका सही कारण भी नहीं जान पाए, पर हमारी कोशिश भी जारी है, देखते हैं क्या होता है। प्रधान को सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे एकदम आत्मविश्वास से केशव ने प्रधान से कहा, मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर है, ये मेरी ही खोज का परिणाम है। ऐसी परिस्थिति में केशव के मुख से मजाक तो नहीं निकलेगा। प्रधान की उत्सुकता और गंभीरता और बढ़ गई। उसी गंभीरता से प्रधान ने पूछा, ऐसे समय पर तुम मजाक तो नहीं करोगे? फिर भी पूछता हूं, क्या सच कह रहे हो? केशव ने अपनी सांस ढीली करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करूंगा? ओह शिट! प्रधान के मुंह से अपशब्द निकले। क्या करो क्या ना करो कुछ समझ नहीं आ रहा था। केशव के खोज से एकमात्र व्यक्ति भली भांति परिचित था तो वो प्रधान, और केशव की गंभीरता उसका विश्वास और मजबूत कर गई। क्या तुम इसका विस्तारण कर सकते हो? प्रधान ने केशव से सवाल किया, मगर समय की कमतरता के कारण प्राथमिकता कुछ और ही थी, और प्राथमिकता को ध्यान में रखकर केशव ने प्रधान से कहा, विस्तारण का अभी समय नहीं है, पर इसके पीछे जो भी है उसे रोकना किसी भी हाल में प्राथमिकता है। प्रधान आगे की बात पूछने के लिए जबान खोलने ही वाला था, तभी केशव ने प्रधान के शब्द मुंह में ही रोकते हुए कहा, समय आते ही मैं सब विस्तारण करूंगा, बस अभी तुरंत जाकर पहले बख्शी को आगाह करो और फिर मुझे वापस कॉल करो। प्रधान ने फौरन कॉल काटा और बख्शी के कैबिन की ओर दौड़ लगाई। डॉक्टर बख्शी इसरो के मौजूदा प्रमुख थे। इनकी मोटी सफ़ेद मूंछ और सफ़ेद घने बाल उनकी 60 साल की उम्र दर्शा रही थी, जिसमें से लगभग 35 साल उन्होंने देश सेवा इसरो सेवा में दिए थे। केशव के समय पर वे केशव के एक स्पर्धक थे। कहने को तो केशव और बख्शी एक दूसरे के सहायक थे, मगर दोनों में अक्सर भिड़ंत देखने को मिलती थी। इन दोनों में हमेशा से मतभेद रहे थे, जिस कारण उनके बीच नोकझोंक होती रहती थी। आज इसरो प्रमुख बन के डॉक्टर बख्शी इसरो के मुख्य फैसले करने का अधिकार अपने हाथ में रखते थे। देश हित के कामों से वे हमेशा अपने आरामदायक कैबिन से बाहर ही रहते थे। आज बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी थी, इसीलिए आपातकालीन अवस्था में बख्शी अपने कैबिन में ही मौजूद थे। वे इजिप्ट में घटी घटना के पीछे का सही कारण ढूंढने में लगे थे। इसी विषय में वे नासा के साथ इंटरनेट कॉल पे व्यस्त थे। बातचीत के बाद कॉल काटकर बख्शी ने टेबल के ड्रॉवर से एक सिगार निकाली और उसे जलाकर धुएं को हवा में छोड़ने लगा। इतने में उसके कैबिन की डोरबेल बजी। कम इन। बख्शी की भारी आवाज के साथ प्रधान अंदर आया। सिगार का आनंद लेते हुए बख्शी ने अपने सामने खुला पड़ा लैपटॉप बंद किया और प्रधान को बैठने का इशारा किया। प्रधान बख्शी के सामने वाली कुर्सी पर बैठा और बख्शी ने अपना टेबल साफ करने में अपने दोनों हाथ व्यस्त रखे। सिगार बख्शी के मुंह में ही थी। धुएं को बाहर छूटते हुए प्रधान से कहा, कुछ अपडेट मिला? प्रधान के मुंह से हाँ शब्द निकला। हाँ सुनते ही बख्शी ने मुंह से सिगार उतारी और टेबल पर रखी राजधानी में बुझाई और अपने कान खड़े कर दिए।
हाँ सर, ये नैसर्गिक आपत्ति नहीं है, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप है। बख्शी को विश्वास नहीं हुआ और हमेशा की तरह बहस की शुरुआत हुई। क्या प्रधान, यह असंभव है, ये मजाक का समय नहीं है। प्रधान समय की गंभीरता भली भांति समझते थे, इसीलिए और गंभीर रूप से अपने बताए बोल फिर से दोहराए। तब बख्शी ने बात की गंभीरता समझी और अपनी आवाज घटाते हुए आशा की किरण के साथ प्रधान से पूछा, ओके, कोई सबूत मिला क्या? नहीं सर, पर मुझे केशव का कॉल आया था, उसके पास सबूत है। केशव का नाम कानों पर पड़ते ही विषय की गंभीरता हवा में फुर हो गई और मजाकिया अंदाज में बख्शी ने प्रधान से कहा, क्या प्रधान, तुम भी उस पागल पे कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम्हारा समय कहीं सही जगह पे इस्तेमाल करो, वो तो पूरा पागल है। हाँ, उसकी बातों पे यकीन कर बैठे। केशव पर के विश्वास के कारण प्रधान ने फिर बख्शी को समझाने की कोशिश की। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, मगर उससे पहले उनका नाम बेहतरीन वैज्ञानिकों के श्रेणी में उच्च स्थान पर भी था। इतिहास के पन्नों को छेड़ते ही बख्शी भड़क उठे। बस प्रधान, मैं बेमतलबी बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम भी ये बात समझो और कुछ उपयोगी काम करो। तुम काम पे लौट सकते हो। प्रधान ने बख्शी की बात सुनी और सीधे कैबिन से बाहर निकल गए। बख्शी के बोलचाल से केशव के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा था। केशव की बातों पर बख्शी विश्वास ही नहीं करना चाहते थे। उसके नजरों में तो केशव एकदम गिरे हुए इंसान थे। पता नहीं वो केशव के प्रति उसकी जलन थी या बख्शी का अहम था। बख्शी के कैबिन से बाहर निकलते ही प्रधान ने अपने जेब से अपना फोन निकाला और केशव से कॉल मिलाया। केशव अब भी अपने घर की छत पर प्रधान के कॉल का इंतजार कर रहा था। फोन की पहली घंटी के साथ ही केशव ने फोन उठाया। हाँ, कहो प्रधान। माफ करना यार, मैं गधे के सामने बीन बजा रहा था। वह अब भी अपना ईगो लेके बैठा है, तेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता है। प्रधान की बातें सुनकर केशव को इसरो पर दया और बख्शी पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही मिश्र भावना से केशव ने प्रधान से कहा, ठीक है, बस उसे कहना गांड मारा और आने वाली सुनामी के लिए तैयार रहना। इतना कहकर केशव ने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और छत पर बनी आधी दीवार के अंतिम छोर पर रखा। केशव ने और एक सिगरेट पीने के लिए अपने जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। सिगरेट जलाई और सिगरेट के हर एक चुस्की के साथ अविनाश को रोककर दुनिया को बचाने के नए नए तरीके सोचने लगा। सोचते सोचते केशव ने अपनी सिगरेट लगभग खत्म ही की थी। तभी केशव के जहन में कुछ आया। कुछ दिन पहले हुए केशव और अविनाश के संवाद का जिक्र केशव के मन में आया। अपनी याददाश्त पर जरा जोर डाला तो एक रास्ता नजर आया। अविनाश ने केशव को अपना निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में जानकारी दी थी। उसी जानकारी के साथ अविनाश को रोकने के विचार से अपना मोबाइल फोन उठाया और अपने विनीत नाम के एक पुराने दोस्त को फोन लगाया। विनीत केशव का सहपाठी था, जो अब भावी सैनिकों को ट्रेन करके उन्हें देश सेवा के लिए सज्ज कर रहा था। विनीत, मुझे तेरी मदद मिल सकती है क्या? केशव ने विनीत से पूछा। विनीत ने एकदम से सहमति दी। हाँ बताओ, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? केशव ने बड़ी विनम्रता से कहते हुए कहा, अभी मैं पूरे विस्तार में नहीं बता सकता, उतना समय नहीं है। अगर मेरा विश्वास करते हो तो बाद में मैं मेल के जरिए सब विस्तारण दे दूंगा, पर अभी महेंद्रगिरी पर्वत पर सेना की एक टुकड़ी हथियारों के साथ भेजने की तैयारी करो। गंभीरता को बड़ी सरलता से समझते हुए विनीत बोले, कोई चिंताजनक बात है क्या? हाँ, पूरी दुनिया संकट में है, प्लीज जरा जल्दी करना। विनीत से बात करके केशव सीधे अपने प्रयोगशाला में लौटे और प्रयोगशाला में रखे कपाटों में कुछ ढूंढने लगा। कुछ समय बाद जो ढूंढ रहा था वो केशव को मिला, संपूर्ण योग नाम की पुस्तक। केशव ने वो पुस्तक खोली और गौर से पढ़ने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद केशव को ऐसा कुछ मिला जो उसके काम आ सकता था। यस, केशव को पुस्तक में ऐसा क्या मिला था? क्या वो उससे अविनाश को रोक पाएगा या उससे पहले विनीत की सेना अविनाश को महेंद्रगिरी पर्वत पर ही रोक लेगी? जानने के लिए जुड़े रहे कलांत एंड ऑफ इरा द एंड बिगिंस के अगले एपिसोड में।